नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। आज हमारे साथ एक खास मेहमान के तौर पे मौजूद हैं पूर्व विधायक मंजीत सिंह जी। मंजीत सिंह जी, आपका एटीएन लाइव में स्वागत है। धन्यवाद। मंजीत सिंह जी, हम बात करेंगे थोड़ा सा राजनीति पे भी, बिहार की जो राजनीति चल रही है और बाढ़ के जो हालात हैं उस पर भी हम बात करेंगे। जो गोपालगंज ज़िले में बांध की क्या कुछ स्थिति है। फिलहाल हम बात करते हैं कि आप तो निर्दलीय चुनाव लड़े हुए थे, आपके इलाके की स्थिति क्या कुछ है। वाकई जिस तरीके से आप जब विधायक बने थे उस समय जनता के बीच जाकर के जिस तरह से काम कर रहे थे, क्या आपके जो विपक्षी जो विधायक अब बने हुए वो जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, जो नवनिर्वाचित लोग हैं उन पर कोई हम टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। एक जनप्रतिनिधि के नाते हम अपने दायित्व को स्वीकार करते हैं और चुनाव जीते हारे, लेकिन एक जनप्रतिनिधि का दायित्व अपने जनता के प्रति और क्षेत्र के प्रति होती है। और यह बाढ़ की स्थिति भयावह फिर गोपालगंज जिले में होने जा रही है। और आज बैराज से, वाल्मीकि नगर बैराज से लगभग 4-4.25 लाख क्यूसेक्स पानी का गंडक नदी में छोड़ा जा रहा है। अब इन बांध, तटबंध, छड़की जमींदारी बांध 100% इस जून के महीने में भी उनके कार्य पूरे नहीं हुए, जो एक ज़िले का चिंताजनक स्थिति का बनी हुई है। आज उसी दरमियान हम अपने गांव के मुख्य तटबंध पर, पुरैना, भैंसही, देवापुर, छड़की पर, उसके साथ ही 70 घाट का हमने निरीक्षण किया है। और हम चिंतित भी हैं, क्योंकि हमारे गांव में 2017 में, 20 में, 2001-2 में बांध की स्थिति अत्यंत दयनीय हुई। 2020 में बांध टूटा, पूरा प्रलयकारी बाढ़ केवल गोपालगंज नहीं सारण जिले में आई। और जो काम हो रहे हैं ये जून महीना में हो रहा है। 30 अप्रैल तक सारे कामों को समाप्त कर लेना चाहिए, लेकिन कोरोना के चलते सरकार ने 15 मई तक किया। 15 मई तक काम कंप्लीट नहीं हुए तो 15 जून तक कर दिया। और ये जून में भयानक बारिश भी प्रारंभ हो गया और 15 जून तक भी काम समाप्त नहीं की गई, जिसके कारण आज तटबंध पर खतरा बना हुआ है। और आज ही हमने अभियंताओं से कहा कि इस बार अगर बाढ़ आई तो निश्चित रूप से मैं कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाऊंगा, क्योंकि विभाग के उदासीनता, लापरवाही के कारण ये हर वर्ष बांध टूटते हैं और बिहार की जनता परेशान होती है। सर, एक सवाल ये है कि क्यों नहीं परमानेंट सॉल्यूशन निकाले जाते हैं? बार बार बांध टूटते हैं, किसी बड़े ठेकेदार को टेंडर दिए जाते हैं, कहीं ना कहीं खानापूर्ति होती है, लूट खसोट भी किए जाते हैं। इस बार भी कई करोड़ के देखे जा रहे हैं कि वहाँ पे काम होगा, फिर से बाढ़ आएगी। हो सकता है कि वो कौन सा छरही की छरछी कौन सा बांध है वो अगर टूट जाएगा तो आपका मुख्य बांध भी टूट जाएगा, तो सब कुछ पैसा डूब गया। देखिए, इसमें इस बार सरकार से गलतियाँ हुई हैं। सरकार का एक कैलेंडर है कि हम बाढ़ के बाद तटबंध, छड़की, जमींदारी बांधों को हम कब तक इसको आंकलित करके इनकी एस्टिमेट बनाएंगे, इनकी निविदा की प्रक्रिया करेंगे और उस कार्य को करने के लिए कार्य आदेश हम देंगे। इस प्रक्रिया में सरकार के स्तर से काफ़ी विलम्ब हुआ और विलम्ब होने के कारण आज कार्य हर जगह विलम्ब से हो रहे हैं, कार्य पूरे नहीं किए जा रहे हैं, जिसके कारण करोड़ों रुपए के जो काम इस ज़िले में तटबंधों पर चल रहे हैं या कटाव निरोधक कार्य चल रहे हैं उसमें गुणवत्ताहीनता है, जिसके कारण आप देख रहे हैं जगह जगह पर जो जियो बैग लगाए जा रहे हैं, मूजा में लगाए गए, वह ध्वस्त हो गए। जो इनकी डिज़ाइनिंग कमेटी है वह नदी के किनारे आकर उसकी नदी की स्कॉरिंग डेप्थ क्या है उसका आंकलन ठीक ढंग से नहीं हुआ कि कितना नीचे से हमको गैवियन, जियो बैग से काम करके और फिर स्लोप पिचिंग करना चाहिए। उन गुणवत्तापूर्वक डिज़ाइनिंग जो नहीं हुई, जिसके कारण आज जियो बैग बाढ़ आने के पहले ही ध्वस्त हो रहा है। तो पैसे का अपव्यय है, पैसे का लूट है। इन सब चीज़ों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। जहाँ तक बाढ़ की अस्थायी निदान का सवाल है, इसमें केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए और नेपाल की सरकार से वार्ता करनी चाहिए। नेपाल में जब तक हाई डैम का निर्माण नहीं होगा तब तक बिहार प्रलयकारी बाढ़ से बिहार को बचाना मुश्किल है। यहाँ के जो सांसद हैं वो सरकार के ही सांसद हैं, जेडीयू के सांसद हैं, क्या उनके द्वारा कुछ इसके लिए पहल नहीं किया जा रहा है? लोगों से हमारी कुछ बात हुई है देवापुर गांव में, जब हम लोग गए हैं, लोगों का कहना है कि अगर परमानेंट सोल्यूशन यानी कि पीसीसी इसको बना दिया जाए तो ये बाढ़ की जो अभी समस्या है वो समाप्त हो सकती है। तो इसके लिए क्या सांसद कभी पहल किए या नहीं? देखिए, हम तो केंद्र सरकार को भी कहेंगे
कि बहुत सारी योजनाओं तटबंध का आज भी एसआरसी कमेटी टीएसी के अप्रूवल के बाद योजनाओं को नहीं ली गई। गंगा फ्लड कंट्रोल कमीशन के द्वारा पैसा राज्य को उपलब्ध नहीं कराया गया, जिसके कारण चयनित जो भी योजना तटबंधों की थी उनमें 100% राशि के अभाव में इस ज़िले में आज भी काम प्रारंभ नहीं किए। हो सकता है जहां कार्य हो रहे हैं बच जाएं, और जहां योजना ली गई जिसका टीएससी भी हुआ, एसआरसी भी चयनित हुई, लेकिन कामों का प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुआ। तो गंगा फ्लड कंट्रोल कमीशन केंद्र सरकार के द्वारा पैसे का रीइंबर्स करना होता है, और वह पैसा बिहार को नहीं मिलने के कारण बहुत सारी योजनाएं नहीं ली गई हैं। जो भी जनप्रतिनिधि हैं इस ज़िले के सांसद के रूप में, विधायक के रूप में, सब किसी को अपनी जनता की रक्षा के लिए और बाढ़ से सुरक्षित करने के लिए इस बात को केंद्र में भी उठाना चाहिए और राज्य सरकार के समक्ष भी अपनी बात को रखनी चाहिए। आप लोग भी सरकार में रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं, नीतीश जी के साथ आप रहे हुए हैं, क्या उस समय आपने कुछ प्रयास नहीं किया कि इसका निदान निकाला जाए? देखिए, हम तो हर विषय पर सरकार में बोलते रहे। आप हमारे विधानसभा के रिकॉर्ड को उठाकर आप देखिए, बिहार के अंदर जब फसल बीमा योजना में गड़बड़ी हो रही थी और करोड़ों के घोटाले हुए, तो हमने विधानसभा में इस सवाल को उठाया और जांच में ये पता चला कि बीमा कंपनियों ने बहुत बड़ी राशि किसानों की गबन किया। उनके खिलाफ सर्टिफिकेट केस भी दर्ज हुए। जो स्वास्थ्य बीमा योजनाएं थीं, पुरुषों का गर्भाशय का ऑपरेशन करके इसी राज्य सरकार में पैसे की लूट हुई। हमने विधानसभा में उस मामले को उठाया, पूरे बिहार में जांच हुई और बहुत सारे हॉस्पिटलों पर मुकदमे भी दर्ज हुए। हमने कई भ्रष्टाचार के मामले उठाए, हमने बांध, तटबंध, उस समय भी हम अक्सर मुद्दे को उठाते थे। यहाँ तक बांधों के अलावा जो विलेज प्रोटेक्शन की योजनाएं हैं, जहाँ बांध नहीं है, तटबंध नहीं है, वहाँ विभाग के लोग गांव के गांव कट रहे हैं, किसानों के खेत गांव में विलीन हो रहे हैं, नदी में विलीन हो रहे हैं, लेकिन विभाग यह कहता है कि हमारा बांध नहीं है, हम काम नहीं करेंगे। तो विलेज प्रोटेक्शन योजना भी किसी तरह की विभाग के पास नहीं है कि कैसे हम गांव को बचाएं, कैसे किसानों की ज़मीन को बचाएं। इन सारे मुद्दों पर हमने एक एक करके सदन में अपनी बात रखी है और सरकार के कई आश्वासन भी हुए, लेकिन काम नहीं हुए। हम आपको उदाहरण देना चाहते हैं, किसी बैकुंठपुर में जहां 70 घाट पुल बना, जिसका पिछले बार अप्रोच रोड इसी बाढ़ के कारण टूटा, और इस बार दुर्भाग्य है कि सरकार के पदाधिकारी ही उस अप्रोच सड़क को काट रहे हैं पानी निकालने के लिए। जब यह गंडक में वाटर फ्लो का जो प्रतिशत है वो 8 लाख क्यूसेक से अधिक है कि आसानी से पानी का बहाव हो सकता है, उसी स्तर पर छड़की बांध तटबंधों का निर्माण किया गया है। जब 8 साढ़े 8 लाख क्यूसेक्स पानी आराम से नदियों से डिस्चार्ज हो सकता है, तो 4 लाख क्यूसेक्स पानी पर ही जो सरकार ने करोड़ों की लागत से अप्रोच सड़क बनाए 70 घाट में, आखिर क्यों प्रशासन के लोगों ने काटा? इसका मतलब यह है कि इनके बांध, तटबंध और छड़की इनके सुरक्षित नहीं हैं। और हमने बिहार विधानसभा में इस बात को उठाया था कि जो उसरी पकहा सीतलपुर है, वो जमींदारी बांध पूर्व में था, वह जमींदारी बांध का अस्तित्व समाप्त हो गया और जमींदारी बांध को बनाने के लिए हमने ध्यानाकर्षण सरकार के समक्ष लाया और सरकार ने यह स्वीकार किया कि इसकी स्थलीय जांच करके वहां पर हम उसको पुनर्जीवित करेंगे, उसरी पकहा सीतलपुर जमींदारी बांध को। लेकिन 2008-9 में उसकी निविदा भी हुई। निविदा होने के बाद आज तक उस कार्य को प्रारंभ जमींदारी बांध का नवनिर्माण नहीं किया गया। यदि वह जमींदारी बांध बना रहता तो उससे पकहा, सीतलपुर, बहरामपुर के गांव बाढ़ से ही सुरक्षित होते। इसके साथ ही जो अप्रोच सड़क 70 घाट का टूट रहा है, वह आज न काटने की ज़रूरत आती, न पिछले बार बाढ़ से वह ध्वस्त होता। ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड की चीज़ें हैं। विधानसभा में जितनी बातें हमने रखी हैं आप उसको देख सकते हैं। लेकिन एक विधायक की हैसियत से हमने अपनी बातों को मजबूती से रखा, लेकिन सरकार ने उन बातों को नज़रअंदाज किया
जिसके कारण आज बिहार की जनता, बैकुंठपुर की जनता बाढ़ के कारण त्रस्त है। एक सर अब सवाल हम करेंगे बिहार की राजनीति पे। आप काफ़ी करीब से देखे हुए हैं, नीतीश जी के साथ रहे हुए हैं। क्या लग रहा है बिहार में जिस तरीके की अभी स्थिति बनी हुई है, कभी मांझी जी नीतीश जी के पक्ष में बात कर रहे हैं, कभी तेजस्वी जी की तारीफ कर रहे हैं, साहनी जी का वही हाल है। ये चल क्या रहा है इंडिया गठबंधन में, ये समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, राजनीति में सब पार्टियों का अलग एक विचारधारा हो गई है। वह विचारधारा अपने आप को सत्ता में बनाए रखने के लिए, अपने आप को सत्ता में केंद्रित करने के लिए हो गई है। उनको बिहार की जनता से, बिहार के विकास से कोई लेना देना नहीं है। कैसे हम गठजोड़ करके सत्ता में बने रहें और सत्ता के शीर्ष पदों पर बैठे रहें, यह चिंता उन लोगों की है। बिहार में जो परिस्थितियाँ हुई हैं, क्या कभी ने किसी ने कभी पूछा सरकार से कि इस कोरोना काल में अस्पतालों की क्या हालत था? बिल्कुल। बिहार ही एक ऐसा राज्य था जहां अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बंद किए गए कोरोना काल में, और मीडिया के लोगों ने जब चैनल में दिखाया तब सारे। और सबसे बड़ी बात सर यह है कि आपके बगल के जिले सिवान जिले के आपके स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे जी, और तब ये स्थिति है। मैं पत्र भी लिखा माननीय मुख्यमंत्री जी को, मुख्य जो आपके प्रधान सचिव हैं स्वास्थ्य विभाग को। बिहार में 176 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नियुक्ति के लिए 2018 में कैबिनेट ने 7,744 पदों पर अपना मोहर लगाया। कैबिनेट के निर्णय के बाद 176 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में आज तक सरकार नियुक्ति नहीं कर पाई। और आपको आश्चर्य होगा कि बिहार में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसमें 302 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को उत्क्रमित की गई 30 बेड के अस्पताल के रूप में, और लगभग 950 करोड़ की अधिक धनराशि से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना और राज्य सरकार ने उसका उद्घाटन किया। लेकिन 302 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 950 करोड़ के लागत से बने, लेकिन 125 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में तो पद सृजन की प्रक्रिया भी आज तक नहीं की गई कि उसमें बहाली किया जाए। और 176 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में जहां कैबिनेट ने मोहर लगाया 7,744 पदों पर नियुक्ति के लिए, आज तक नियुक्ति की प्रक्रिया सरकार ने भी नहीं की। तो ये बुनियादी जो भी सवाल हैं, उन सवालों को लेकर सत्ता में बने हुए राजनीतिक दल के लोग इस पर कोई भी बात नहीं उठाते हैं कि कैसे हम अपने राज्य को और आगे की ओर ले चलें। हम स्वास्थ्य की सुविधा बढ़ाएं, हम बिहार में बेहतरीन शिक्षा दें, हम बिहार को बाढ़ मुक्त बिहार हम बनाएं, हम बिहार को भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाएं। इस दिशा में कोई भी चर्चा नहीं होती है, बल्कि वे अपने सत्ता में के केंद्र में के इर्द गिर्द रहने के लिए ये लोग इधर से उधर अपनी बात कहते रहते हैं। बिहार की जनता देख रही है, आने वाले समय में माकूल जवाब देगी। तो आने वाले वक्त में सर क्या लग रहा है कि नीतीश जी की सरकार बचेगी या फिर 2022 में चुनाव होगा? क्योंकि कई लोग अब बोल रहे हैं कि 2022 में चुनाव होना चाहिए। आप जानते भी होंगे जेडीयू के जो पूर्व विधायक हैं श्याम बहादुर सिंह, वो भी कह दिए थे। देखिए, सबकी राजनीति में अपनी एक विचार और विचारधारा है, और सरकार किस तरह से चल रही है और देश में सरकार किस तरह से चलाई जा रही है, यह सर्वविदित है। बंगाल के चुनाव के परिणाम स्पष्ट हुए, और ये लोकतंत्र है। चाहे कितना भी धनबल का प्रयोग हो, चाहे सत्ता में आप कितना भी प्रभावशाली हों, लेकिन सरकार जो कार्य करती है उसका लेखा जोखा जनता के पास रहता है। सरकार बनी है, मैं यह मानता हूँ कि नीतीश कुमार के समय में राज्य का विकास हुआ है, और जो विकास होनी चाहिए वह विकास की गति इन दिनों धीमी पड़ गई है। और सरकार के जो अधिकारी हैं वह नीतीश जी जैसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री को अलोकप्रिय करने में लगे हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधि भी अब इस राज्य में कमज़ोर हो गए, वह अपनी बातों को सही ढंग से रख भी नहीं पाते हैं। इसलिए ये समीकरण का खेल है, और जब तक समीकरण जिसके पक्ष में होता है उसकी सरकार रहती है, आने वाले दिनों में पता लगेगा कि बिहार में राजनीतिक हालत किस करवट लेती है।
क्या लग रहा है लोजपा में जिस तरीके से खेल बन रहा है, बिगड़ रहा है, स्थितियाँ जो देख रहे हैं लोजपा में टूट, उसको आप क्या मानते हैं? देखिए, एक तो उनके पारिवारिक आंतरिक मामले भी हैं और चाचा भतीजा का खेल सर्वविदित है। कुछ राजनीतिक दल का भी उसमें अपनी निजी स्वार्थ रही कि एलजेपी को समाप्त करना, तो राजनीतिक दूसरे दलों का प्रभाव और आपसी गुटबाजी का ये परिणाम है कि चिराग पासवान अलग थलग पड़ गए। एक छोटा सा सर सवाल, अंतिम सवाल करेंगे कि अभी आप देख रहे होंगे जब से मोहम्मद शहाबुद्दीन का निधन हुआ है तब से बिहार की सियासत में काफ़ी देखा जा रहा है कि उलटफेर हो रही है। कई बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, मिल रहे हैं, चाहे वो AIMIM के नेता हों या फिर JDU के सत्ताधारी दल के लोग हों, RJD के भी लोग हों। ऐसे में क्या लग रहा है कि आने वाले वक्त में क्या उन लोग का जो झुकाव होगा किस पार्टी की तरफ होगा? देखिए, सर्वविदित है कि शहाबुद्दीन साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन राजद के एक कद्दावर नेता के रूप में वह रहे और दुनिया में नहीं है। जब दुनिया में व्यक्ति नहीं रहता है तो उनके प्रति ज़रूर लोगों की सिंपैथी एक होती है और उनके अपने व्यक्तिगत रिश्ते भी विभिन्न पार्टियों में थी, तो व्यक्तिगत रिश्तों के कारण भी विभिन्न दलों के लोग उनको श्रद्धांजलि देने उनके घर पहुंच रहे हैं और उनके दल के लोग भी जा रहे हैं। तो वो उनका एक अपना व्यक्तिगत रिश्ता था जिसके कारण दूसरे दल के लोग भी उन तक पहुंचकर श्रद्धा सुमन उनको अर्पित कर रहे हैं। आप सर एक परिपक्व नेता है, क्या करना चाहिए उन लोगों को, परिवार को इस परिस्थिति में? आप देखिए, हम तो उस दल में है नहीं, ना हमारा कोई राजनीतिक ताल्लुकात है। एक जनप्रतिनिधि के नाते एक स्वच्छ राजनीति राज्य के अंदर, देश के अंदर होनी चाहिए, जिस स्वच्छता से हम अपने बिहार को आगे बढ़ाएं, हम अपने देश को आगे बढ़ाएं। यह सोच हर राजनीतिक दलों को होना चाहिए, हर राजनीतिक लोगों को होना चाहिए और आने वाले युवा पीढ़ी को भी यही राजनीतिक सोच से आगे की ओर बढ़ना चाहिए। तो बिल्कुल आपने देखा कि ये पूर्व विधायक हमारे साथ मंजीत सिंह जी मौजूद थे और इनसे बातचीत हुई। किस तरीके से इन्होंने सरकार को लेकर भी कहा कि पहले सरकार अच्छी काम करती थी लेकिन इधर धीमी चल रही है। अब ऐसे में आने वाले वक्त में देखना होगा कि सरकार जो समस्याएं हैं बिहार की वो किस तरीके से पूरी करती है। जो इनका दावा है वो किस तरीके से, इनकी दावे में कितनी सच्चाई है, यह तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी राजा गुप्ता के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, गोपालगंज।